हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे कॉपीराइट एक्ट 1957 एंड व्हाट आर द टॉपिक्स कवर्ड अंडर दिस एक्ट। इंट्रोडक्शन। Copyright is the set of exclusive rights granted to the author or creator of an original work, including the right to copy, distribute and adapt the work। इसमें बताया गया है कि कॉपीराइट एक ऐसा राइट है जो गारंटी करता है क्रिएटर या फिर ऑथर को टू सपोर्ट टू गारंटी देयर ओरिजिनल वर्क। ठीक है, जो उनने क्रिएट किया है, जो उनने अपना क्रिएटिविटी इंक्लूड किया है उस वर्क में, जो ओरिजिनल है, जो यूनिक है, उस वर्क को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम व्हाट, टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट एंड अडेप्ट द वर्क। ठीक है, ये सारे राइट्स दिया जाता है ऑथर या फिर क्रिएटर ऑफ दैट ओरिजिनल वर्क। Copyright lasts for a certain time period after which the work is set to enter the public domain. Copyright एक सर्टेन पीरियड के लिए प्रोटेक्ट करता है उस ऑथर के इंटरेस्ट को। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है कि वो पब्लिक भी उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि सर्टेन पीरियड इन द सेंस 60 years फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर, ये सब रहता है, तो इट्स अ सर्टेन पीरियड। Copyright gives protection for the expression of an idea and not for the idea itself. Copyright किसको प्रोटेक्ट करता है? एक एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया, आइडिया के एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता। अभी मेरे मन में मैंने सोचा है कि मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये मेरा आइडिया है, वो नहीं प्रोटेक्ट किया जा सकता क्योंकि वो मेरे मन में है। अगर मैंने कहीं पे लिखा है उसके बारे में, मैंने कुछ बुक में लिखा है कहीं पे भी, तो उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सकता है क्योंकि वो एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया है, नॉट आइडिया इटसेल्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेनी ऑथर्स राइट टेक्स्ट बुक्स ऑन फिजिक्स कवरिंग वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक मैकेनिज्म, heat, optics, etc. Even though these topics are covered in several books by different authors, each author will have a copyright on the book written by him or her, provided the book is not a copy of some other book published earlier। ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या बताया है, हमारे पास बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स रहते थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। फिजिक्स का अलग, केमिस्ट्री का अलग, तो हर स्कूल का, अभी सीबीएसई बोर्ड का अलग रहता है, स्टेट बोर्ड का अलग रहता है, तो थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, भले टॉपिक सेम हो, उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो सेम होंगे, पर द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इज डिफरेंट इन ईच बुक। तो वो जो एक्सप्रेसिंग, जो यूनिकनेस है इन द एक्सप्रेशन इज प्रोटेक्टेड। Copyright ensures certain minimum safeguards of the rights of authors over their creations, thereby protecting and rewarding creativity। जैसे कि मैंने अभी बोला, प्रोटेक्शन किसमें मिलता है? क्रिएटिविटी के बेसिस पे। ये नहीं कि एक बुक से कॉपी किया, दूसरे बुक में लिख दिया और उसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिल जाएगा, नहीं। उसमें अपना, वो ऑथर का अपना ही खुद अलग सा क्रिएटिविटी दिखना चाहिए, कुछ यूनिकनेस दिखना चाहिए, तो ही वो प्रोटेक्ट किया जाएगा कॉपीराइट के अंदर। क्रिएटिविटी बीइंग द कीस्टोन ऑफ प्रोग्रेस, नो civilized society can afford to ignore the basic requirement of encouraging the same. Economic and social development of a society is dependent upon creativity. Copyright in short क्या होता है? To guarantee the author or the creator of an original work, including कॉपी, राइट टू कॉपी, डिस्ट्रीब्यूट, अडेप्ट द वर्क। किसी अपने खुद, किसी ऑथर के खुद का जो यूनिक वर्क है, जो ओरिजिनल वर्क है, उसको कोई और मिसयूज करे या कोई उसको कॉपी करे, उससे उनको प्रोटेक्ट करता है फॉर अ टाइम पीरियड, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है ताकि वो पब्लिक उसको यूज कर पाए, पब्लिक उस, वो जो वर्क है उसके ऊपर, उसके अंदर से इंफॉर्मेशन गैदर करके अपना ही कुछ अलग प्रोवाइड करे, इसके लिए वो पब्लिक डोमेन में रख दिया जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अब हम बात करेंगे कॉपीराइट एक्ट के हिस्ट्री के बारे में।
The Copyright Act of 1957, the Copyright Rule 1958, and the International Copyright Order 1999 governs the copyright protection in India. इंडिया में कॉपीराइट का प्रोटेक्शन किस किस बेसिस पे होता है? कॉपीराइट एक्ट 1957, कॉपीराइट रूल 1958 एंड इंटरनेशनल कॉपीराइट ऑर्डर 99 के बेसिस पे इंडिया में कॉपीराइट के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये तीन चीजों के बेसिस पे दिया जाता है, ये गवर्न करते हैं कॉपीराइट प्रोटेक्शन इन इंडिया। It came into effect from January 1958. कॉपीराइट एक्ट इफेक्ट में आया था 1958 जनवरी में। The act has been amended in 1983, 1984, 1992, 1994 and 1999. ठीक है, ये बहुत बार अमेंड हो चुका है, जैसे कि टाइम पीरियड इसमें बताया है। बिफोर द एक्ट ऑफ 1957, copyright protection was governed by the Copyright Act of 1914, which was the extension of British Copyright Act 1911. ये जो 1957 कॉपीराइट एक्ट है, इससे पहले इंडिया में कौन से लॉज थे जो कॉपीराइट प्रोटेक्शन को गवर्न करते थे? वो है कॉपीराइट एक्ट 1914, जो एक एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन फॉर्म है कॉपीराइट एक्ट 1914, वो भी ब्रिटिश का, ब्रिटिश कॉपीराइट एक्ट 1911 का एक्सटेंशन है कॉपीराइट एक्ट 1914, which was earlier used or governed for the copyright protection. ठीक है, the Copyright Act 1957 consists of, इस एक्ट में 79 सेक्शंस है, 15 चैप्टर्स है। ठीक है, और कॉपीराइट रूल में जो 58 में बना है consist of 28 rules and 9 chapters and 2 schedules. This copyright legislation has two main objectives. अब ये copyright act जो है, इसका दो main objective है, दो main purpose है. First, to protect the author or creator's interest, ठीक है, and second, it allows others to freely build upon the ideas and information that a work makes available. पहला पॉइंट था कि वो प्रोटेक्ट करता है क्रिएटर एंड ऑथर ऑफ द वर्क, ऑफ द ओरिजिनल वर्क, इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर और क्रिएटर ऑफ द ओरिजिनल वर्क। और सेकंड पॉइंट ये बताया गया है कि पब्लिक को भी ये अलाउ किया गया है कि वो फ्रीली वो वर्क को एग्जामिन करे, पढ़े, उसके आइडियाज जो है उसमें से निकाल के अपना खुद का कुछ इनोवेट करे, कुछ क्रिएटिव अपने अपने हिसाब से बनाए। ठीक है, वो दो राइट्स हैं प्रोटेक्ट किया गया कॉपीराइट एक्ट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे कॉपीराइट एक्ट इन डिटेल। व्हाट इज कॉपीराइट? Copyright is an exclusive right granted by law to authors of work of literature, dramatic, musical, and artistic works, and producers of cinematograph films and sound recordings. इसमें बताया गया है कि कॉपीराइट एक एक्सक्लूसिव राइट है जो कि ग्रांट करता है बाय लॉ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑथर ऑफ द ओरिजिनल वर्क ऑफ लिटरेचर। क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है? लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है, एंड देन प्रोड्यूसर्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी, फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स. It is actually a collection of rights that includes, among other things, the freedom to reproduce, communicate with the public, alter and translate the work. ये एक कलेक्शन ऑफ राइट है, बंडल ऑफ राइट है जो इंक्लूड करता है कि उसको फ्रीडम से तुम फ्रीली रिप्रोड्यूस कर सकते हो अपने वर्क को, कम्युनिकेट कर सकते हो पब्लिक के साथ। अगर कोई म्यूजिक वीडियो का सिंगर, म्यूजिक वीडियो में बहुत लोगों के ऊपर से कॉपीराइट आता है, जैसे उसका स्क्रीनिंग किसी और के ऊपर आता है, वीडियो मेकिंग किसी और के ऊपर आता है, सॉन्ग मेकिंग किसी और पे आता है, लिरिक्स किसी और पे आता है। तो अभी जो सिंगर है
वो अपना गाना गाएगा पब्लिक में, तो उसमें कॉपीराइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो अपना पार्ट पब्लिक में प्रेजेंट कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। Alter and translate the work. Depending on the work, the rights might have slightly different compositions. अभी जो राइट लिटरेचर, ड्रामेटिक, म्यूजिकल एंड आर्टिस्टिक वर्क में दिया है, वही सेम राइट जरूरी नहीं है कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स एंड साउंड रिकॉर्डिंग्स में हो। वही सेम राइट्स ऑथर्स या क्रिएटर्स को दिए जाए, या सिर्फ 2 राइट उसमें दिया है तो उस बाकी सिनेमेटोग्राफिक में भी 2 ही राइट होना चाहिए ऑथर का, ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू द subject matter, it may differ. Copyright law, as its name means, is a simple legal concept that maintains that if you create something, you own it and have the exclusive right to determine what happens to it. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है कि कॉपीराइट का मेन मोटिव क्या है। जो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बुक बनाया है, बुक लिखा है, मैं आई एम द ऑथर ऑफ अ बुक XYZ बुक। अब मेरा मन है कि मैं उसको कितने नंबर में प्रोड्यूस करूँ, कहाँ कहाँ प्रोड्यूस करूँ, किस किस लैंग्वेज में उसको मैं ट्रांसलेट करूँ। ठीक है। ये सब मेरे ऊपर रिलाई करता है, क्योंकि आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट वर्क, आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट बुक। तो वो पूरा हक, पूरा राइट मेरे ऊपर आता है कि मैं अपने जो बनाए हुए वर्क के साथ क्या करूं। ठीक है। तो इसमें ये बताया गया है कि क्रिएट समथिंग, यू ओन इट एंड हैव द एक्सक्लूसिव राइट टू डिटरमाइन व्हाट हैपेंस टू इट। वो मेरी मर्जी से मैं अपना बुक कितने नंबर में रिप्रोड्यूस करूँ, या फिर कितने लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करूँ, कहाँ कहाँ कौन से शॉप में मेरे को वो ये करना है, वो सब मैं डिसाइड करूँ, क्योंकि वो मैंने बनाया है वो बुक। द एक्सक्लूसिव राइट डिपेंड्स अपॉन मी, नॉट एनीवन एल्स। ठीक है। वो कोई और क्लेम नहीं कर सकता, वो प्रोटेक्ट किया गया है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। This copyright law serves primarily two purposes. First, it protects the right of original expression for authors, composers, artists, designers, and other artists and designers who risk their money by releasing their work to the public. Second, it allows others to freely expand upon the concept and knowledge that a work communicates. ठीक है। जैसे कि पहले हमने बात किया था, इसका मेन 2 मोटिव रहता है, 2 पर्पस है। पहला कि वो ऑथर या क्रिएटर का, ओरिजिनल ऑथर या क्रिएटर का एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करे। उनका पहला, ये एक्ट का पहला मोटिव वो है। सेकंड एम ये रहता है कि वो जो वर्क है वो पब्लिक उसको यूज कर पाए इन अ गुड वे। ठीक है। अभी हम लोग एज अ लॉ स्टूडेंट्स हम लोग आर्टिकल्स बनाते हैं, पूरा कंटेंट हम खुद से नहीं लेते, हम किसी अदर आर्टिकल्स को भी रेफर करते हैं, बुक्स को रेफर करते हैं। राइट। तो जो रेफर करते हैं वो पब्लिक के लिए इजी रहता है कि किसी और के आर्टिकल से इंफॉर्मेशन, आइडियाज लेके फिर उसको अपने वे में इंटरप्रेट करके हम अपने वर्क में वो रिफ्लेक्ट करते हैं इन अ यूनिक वे, नॉट द सेम वे। ठीक है। तो वो दोनों राइट्स दोनों को दिया है, दी ऑथर को भी दिया है एंड दी पब्लिक को भी दिया है। कि ऑथर का राइट ये है कि ऑथर का जो एक्सप्रेशन है, जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है कॉपीराइट एक्ट में। सेकंड, पब्लिक को भी उसको एसेस करने का राइट मिल रहा है इन अ राइट वे। ठीक है। The bundle of exclusive rights that the copyright owner is granted under Section 14 of the Act is referred to as copyright. कॉपीराइट एक्ट 1957 सेक्शन 14 के अंदर बताया गया है कि कॉपीराइट ओनर क्या क्या राइट्स के साथ ग्रांट किया गया है, कॉपीराइट ओनर को क्या क्या राइट्स ग्रांट किया गया है अंडर कॉपीराइट एक्ट के अंदर, वो बताया गया है सेक्शन 14। These rights may only be used by the copyright owner or another individual with the owner's authorization. ये राइट सिर्फ
ओरिजिनल ओनर एसेस कर सकता है या यूज कर सकता है, या फिर कोई ऐसा इंडिविजुअल हु इज ऑथराइज्ड बाय द ऑथर इटसेल्फ। अभी मैंने एक बुक बनाया है, मैंने थर्ड पार्टी को बोला है, थर्ड पार्टी को ऑथराइज किया गया है कि ही और शी कैन ऑल्सो कैन यूज द राइट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, वो मैंने उसको पावर दिया है, मैंने उसको राइट दिया है। तो वो पर्सन भी, वो द अनदर इंडिविजुअल कैन ऑल्सो यूज द कॉपीराइट। ठीक है, these rights cover among other things the capacity to modify, duplicate, publish, translate and communication with the public at large। पहले मैंने बताया कि मेरे वर्क के साथ अगर मेरे को कोई भी चेंज करना है तो वो सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम द ओरिजिनल ओनर ऑफ दैट वर्क। नो वन एल्स कैन डू दैट। अगर ट्रांसलेशन कोई और अलग लैंग्वेजेस में डालना है तो वो मैं ही अप्रूवल दे सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ। उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, डुप्लीकेट्स बनाने हैं उसके, तो आई हैव द राइट टू डू दैट, नो वन एल्स। Copyright registration does not confer any rights, rather, it just creates an entry for the work in the copyright register maintained by the Registrar of Copyrights। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कोई राइट नहीं कन्फर कर रहा है हमको, राइट नहीं बता रहा है, दे रहा है हमको। इट्स जस्ट कि कॉपीराइट रजिस्टर के अंदर वो सिर्फ रजिस्टर हो रहा है कि ये वर्क इस पर्सन, इस इंडिविजुअल के वर्क, ओरिजिनल वर्क है। ठीक है, उसके बाद अगर मेरा कोई मेरे राइट के साथ किसी ने इन्फ्रिंजमेंट किया है तो वो फिर उसके बाद वो केस वगैरह कर सकते हैं, वो अलग बात है। पर कॉपीराइट रजिस्टर में सिर्फ रजिस्टर किया जा रहा है कि मैंने ये वर्क किया है, आई एम द ओरिजिनल ओनर। ठीक है, ना कि कोई स्पेसिफिक राइट कन्फर कर रहा है। और ये रजिस्टर कौन करेगा? रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट्स। अब एग्जाम्पल देखेंगे। X is a painter who created a masterpiece and showed it to his friend Y. But Y, who is also a painter, copied his idea and draws the same piece and earns some revenue from it. Later, when X get to know about the fact that he copied his idea without his consent, then he sued वाई फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। एग्जैक्टली, अगर मेरे वर्क, मैंने एक्सप्रेस किया है अपने वर्क को, एक्स हैज एक्सप्रेस हिज वर्क, ठीक है, उसने एक मास्टरपीस क्रिएट किया है, तब जाके उसके फ्रेंड को पता चला ना कि ऐसे ऐसे बनाया है उसने वो मास्टरपीस, और एक्स को बिना बताए उनने वैसा ही सेम मास्टरपीस बना के रेवेन्यू क्रिएट करने की कोशिश की। और जब एक्स को पता चला, एक्स ने स्यू किया वाई के अगेंस्ट, क्योंकि उनके पास प्रूफ है कि उनका मास्टरपीस उनने क्रिएट किया गया, इट्स नॉट जस्ट एन आइडिया, ही एक्सप्रेस दैट आइडिया। तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट होगा। ठीक है, सेकेंड, A, who is an author, told his friend that he has written a book on B.R. Ambedkar and gave him a copy to read it and give him the feedback. His friend B published it without his consent, so this will also be case of exactly। अभी मेरे माइंड में एक पॉइंट, एक टॉपिक है, एक बुक बनाने का एक टॉपिक है जो मैंने अपने फ्रेंड को एक्सप्रेस किया, अपने फ्रेंड को बताया कि ऐसा ऐसा मैं लिखने वाला हूँ, लिखना चाहता हूँ करके। तो वो सुन के अगर मेरे फ्रेंड ने उस एक बुक लिखा और सेल किया, देन इट वोंट बी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, क्योंकि मैंने वो आइडिया को कहीं एक्सप्रेस नहीं किया था। पर इन दिस केस ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज आइडिया एंड वो रीड करने के लिए दिया था, फीडबैक देने के लिए दिया था अपने फ्रेंड को, और उसके फ्रेंड ने वही जाके पब्लिश कर दिया। तो दैट्स ए इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, एक्सप्रेस करना जरूरी है, वो टैंजिबल फॉर्म में नहीं हो सकता है। ठीक है, कि ऑथर के पास ये राइट है कि वो अपने वर्क
से रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। वो इकोनॉमिक राइट है उसका कि वो मनी जनरेट कर सकता है उसमें। वो इकोनॉमिक राइट दिया गया ऑथर को, ओरिजिनल ऑथर या क्रिएटर को। ठीक है, अब क्या क्या वर्क्स है वो एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे, क्या क्या वर्क्स है, लिटरेचर, थिएटर, म्यूजिक एक्सेट्रा वर्क्स उसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अगर उसमें कोई चेंजेस लाना है, अगर कम इसमें करना है, ज्यादा बढ़ा के कुछ बताना है, तो वो सब ऑथर की राइट है, इकोनॉमिक राइट है वो, कि वो कुछ भी चेंजेस ला के रेवेन्यू कर सकता है। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि अगर ऑथर को लगता है कि उनके वर्क के साथ कोई मिसयूज हो रहा है, कोई डैमेजेस हो रहा है, तो वो क्लेम कर सकते हैं। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, ये दोनों राइट्स ऑथर के पास दिया गया है। इट्स कॉल्ड मोरल राइट्स। ठीक है, अगर कोई डैमेजेस हो या कुछ मिसयूज हो रहा है या अल्ट्रेशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है अपने ओरिजिनल वर्क के साथ, तो वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उस पर्सन को। अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अब क्या क्या इम्पोर्टेंट सेक्शंस है इस एक्ट के अंदर जो कि हमको पढ़ना जरूरी है या फिर समझना जरूरी है। पहला आता है सेक्शन 13। सेक्शन 13, द टर्म वर्क refers to any content that is covered by copyright. Thus, it may be subject to the following works under Section 13 of the Copyright Act 1957. अब सेक्शन 13 क्या स्पेसिफाई करता है, क्या क्या कैटेगरीज ऑफ वर्क है जो प्रोटेक्ट करते हैं अंडर कॉपीराइट एक्ट। पहला है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क। सेकेंड है सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स, एंड थर्ड साउंड रिकॉर्डिंग्स। थ्री टाइप्स ऑफ वर्क है, ओरिजिनल, लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक। सेकेंड सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स, एंड थर्ड साउंड रिकॉर्डिंग्स। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये वर्क होता क्या है। लिटरेरी वर्क क्या होता है, ओरिजिनल लिटरेरी वर्क क्या होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन थॉट एंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ वर्बल और written statements that may or may not have artistic values. It can be conveyed in writing and in the result of significant independent skills, creative labor, or judgment. A broad definition of literary work is given under the Copyright Act 1957 and covers computer programming, tablets, and compilations, including computer databases. अब लिटरेरी वर्क क्या होता है, जैसे कि कोई बुक लिखना, कोई कोई भी रिटर्न वर्क, कोई भी ऐसा जो सीक्वेंस ऑफ वर्बल हो, कोई भी बुक में लिखा हो, कुछ भी चीज जो लिटरेरी लिखा हो, वो उसको बोलते हैं लिटरेरी वर्क। ठीक है, कोई भी चीज लिखा हुआ है क्रिएटिवली, स्किल्ड से, लेबर से, जजमेंट से, जो भी हो, कोई भी वर्क ऐसा लिखा हो उसको बोलते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स हो, सेट ऑफ सेंटेंसेस हो उसमें, उसको लिटरेरी वर्क बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स। ठीक है, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, द कॉपीराइट एक्ट of 1957 states that a dramatic work is any work of art intended for recitation, choreography or entertainment in dumb shows. अब ड्रामेटिक वर्क क्या होता है, कोई भी प्ले, कोई भी ड्रामा, कोई भी कोरियोग्राफी या फिर एंटरटेनमेंट इन डम शोज, वो सब ड्रामेटिक वर्क में आता है। सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन, ऑफ कोर्स नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो सेकंड पॉइंट यही है कि सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स, थ्री वर्क है उसका सेकंड पॉइंट सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स है, वो अलग रहता है। All of the above fit under the broad concept of dramatic work and could also be covered by the definition because it is inclusive. कौन से above mentioned, कोरियोग्राफी, डम शोज या फिर कोई प्लेस, ये सब होता है ड्रामेटिक वर्क। ठीक है, अब आते हैं म्यूजिकल वर्क क्या होते हैं। म्यूजिकल वर्क कोई भी सॉन्ग या कोई भी ऐसा वीडियोस जो म्यूजिकल म्यूजिकल जो वीडियोस होते हैं, ये सब
म्यूजिकल वर्क में आता है। द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 defines a musical work as any work that incorporates music, including any visual representation of such a work. It excludes any words or actions that are meant to be sung, spoken, or performed in with the music. In order to qualify for copyright protection, a musical work must be original. ये तो सारे फॉर्म में जरूरी, सारे कैटेगरी में जरूरी है कि वो ओरिजिनल वर्क हो। अब म्यूजिकल वर्क क्या होता है? कोई भी सॉन्ग रिलेटेड, कोई भी म्यूजिक रिलेटेड वर्क, ओके। ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। अब आर्टिस्टिक वर्क के अंदर क्या क्या आता है? एज एनी पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, ये सब आता है। ड्राइंग, पेंटिंग, ये सब आता है आर्टिस्टिक वर्क में। Cinematographic work में shall be interpreted as encompassing any work produced by any process similar to cinematography including video films. अब नाम से ही पता चल रहा है कि फिल्म से रिलेटेड चीजें, जो भी विजुअल रिकॉर्डिंग या साउंड रिकॉर्डिंग विच इज रिलेटेड टू सिनेमाटोग्राफिक फिल्म, जो नॉर्मल मूवी वगैरह रहता है, फिल्म रहता है, उससे रिलेटेड जो भी चीजें आते हैं वो है defined under cinematographic films. Sound recordings defines sound recordings as the recording of sounds from which those sounds may be created regardless of the medium or technique used to produce the sound. अब कोई भी ऐसा साउंड जो कि क्रिएटिवली जनरेट किया गया है, कोई भी टेक्निक से हो, अब बीट बॉक्सिंग या कुछ भी, जो भी साउंड क्रिएट किया गया है, जो भी यूनिक है, जो भी ओरिजिनल वर्क है, वो सब आता है साउंड रिकॉर्डिंग। सेक्शन 14 में आता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, कॉपीराइट रेफर्स टू द ओनली राइट सब्जेक्ट टू इट्स रिक्वायरमेंट्स टू परफॉर्म और ग्रांट परमिशन टू डू एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस विद रिगार्ड टू अ वर्क और एनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। अब पहले सेक्शन 13 में हमने वर्क क्या क्या होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होते हैं वो देख लिया। 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, ओरिजिनल, लिटरेरी, म्यूजिकल, ड्रामेटिक या फिर आर्टिस्टिक वर्क। सेकंड, सिनेमाटोग्राफिक वर्क। थर्ड, साउंड रिकॉर्डिंग। ये 3 वर्क होते हैं। अब ये 3 वर्क्स में क्या क्या राइट्स है, अलग अलग राइट्स है, सेम नहीं रहता है। मैंने पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि हर एक कैटेगरी का अलग अलग राइट रहता है, तो वो क्या क्या है वो अब सेक्शन 14 में बताया गया है, ठीक है। तो पहला आता है इन द केस ऑफ ओरिजिनल, लिटरेरी, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क, right to reproduce, right to issue copies, right to perform at public, right to make cinematographic and sound recordings, right to make any translation, right to adaptation, and right to do any other activity related to the translation and adaptation. अब लिटरली, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क में क्या क्या राइट प्रोड्यूस किया, क्या क्या राइट दिया गया? अगर हमको रिप्रोड्यूस करना है उस वर्क को, वो ऑथर कर सकता है। अगर उसके कॉपीज इशू करने हैं वो कर सकता है। पब्लिक में परफॉर्म करना है वो भी कर सकता है। अगर वो म्यूजिकल वीडियो का साउंड रिकॉर्डिंग करना चाहता है, सिनेमाटोग्राफिक करना चाहता है, वो भी कर सकता है। ट्रांसलेशन बनाना है वो कर सकता है। अडेप्टेशन करना है या फिर ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन, इसके अलावा और कोई काम एक्टिविटी है रिलेटेड टू द ट्रांसलेशन, अडेप्टेशन, वो भी कर सकता है, ठीक है। ये सारे राइट्स है लिटरेरी, म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक वर्क से कंसर्न। सेकेंड पॉइंट है इन द केस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क। अब इसमें क्या क्या राइट है? राइट टू डू एनी एक्ट aforesaid mentioned and right to sell, rent, offer for sale of the copyrighted work. अब जो हमने पहले राइट्स पढ़े ओरिजिनल, लिटरेरी वगैरह में, वही सेम राइट्स इसमें भी आएंगे। एडिशनली क्या क्या आएगा? उस वर्क को सेल कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सेल के लिए, ठीक है। ये सब किया जा सकता है कंप्यूटर प्रोग्राम वर्क में। थर्ड पॉइंट है इन द केस ऑफ आर्टिस्टिक वर्क। अब आर्टिस्टिक वर्क में क्या क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, पब्लिक को कम्युनिकेट कर सकते हैं, कॉपीज इशू कर सकते हैं,
सिनेमेटोग्राफी या फिर साउंड रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अडाप्टेशन कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, सेम चीजें इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है। इन केस ऑफ अ सिनेमेटोग्राफ फिल्म वर्क, right to sell, rent, offer for sale of the copyrighted work and right to communicate, वो पब्लिक में कम्युनिकेट कर सकता है या फिर सेल कर सकता है, रेंट कर सकता है, फिर सेल के लिए ऑफर भी कर सकता है, किसमें, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म वर्क में। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ साउंड रिकॉर्डिंग वर्क, राइट टू कम्युनिकेट, राइट टू इश्यू कॉपीज एंड राइट टू सेल, रेंट, ऑफर फॉर सेल। सेम पॉइंट, पर देखो इसमें 3 ही पॉइंट है, हर कैटेगरी में कम ज्यादा पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स है। इसमें है कि कम्युनिकेट कर सकते हैं पब्लिक में, सेल कर सकते हैं, रेंट कर सकते हैं, कॉपीज इशू कर सकते हैं, 3 राइट्स है सिर्फ। अब देखेंगे हमारा थर्ड प्रोविजन, सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट, फर्स्ट ओनर ऑफ कॉपीराइट। अब फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट किसको बोला जाता है? This act acknowledges the author as the first owner and says that the author of a work shall be the first owner of the copyright therein, subject to the provisions of this act. अब इसमें बताया गया है कि जो ऑथर है उस वर्क का, उसको फर्स्ट ओनर भी बोला जाता है कॉपीराइट एक्ट के अंदर। The one who actually composes, writes or draws the work, even if the concept for the work was provided by someone else, is known as the author. अगर मेरा आइडिया है, मैंने किसी को बताया मेरे आइडिया के बारे में, और एक्स वाई जेड ने वो आइडिया को एक्सप्रेस किया है बाय राइटिंग, ड्राइंग, कंपोज किया है उसको, वो जो एक्सप्रेशन है वो एक्स वाई जेड ही उस वर्क का ऑथर रहेगा, उस वर्क का ओरिजिनल फर्स्ट ओनर रहेगा, ना कि मैं रहूंगी, क्योंकि वो मेरा सिर्फ आइडिया था, एक्सप्रेशन किसी और ने किया है उसका। ठीक है। जो उसको ओरिजिनली राइट करता है, कंपोज करता है या फिर ड्रॉ करता है उस वर्क को, उसको फर्स्ट ओनर बोला जाता है या फिर ऑथर बोला जाता है। The person who first created and work is its author. जो पर्सन किसी ने पहली बार फर्स्ट किसी ने उसको बनाया है तो उसको ऑथर बोलते हैं उस पर्सन को। The sole owner of the copyright is the author. अगर जिसने बनाया, अगर मैंने कोई पेंटिंग किया है तो आई एम द सोल ऑथर, कोई और नहीं बोल सकता कि मैं ऑथर हूँ करके या फिर ओनर हूँ करके, नहीं बोल सकती, क्योंकि मैंने पेंट किया है, मैंने एक्सप्रेस किया है आइडिया को। ठीक है। Copyright ownership of a work is completely separate from ownership of the tangible object on which the work is fixed. अब कॉपीराइट ओनरशिप अलग है, टैंजिबल चीज वर्क का ओनरशिप अलग है। टैंजिबल मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है। The copyright of a book or its manuscript does not always belong to the person who owns the work. अब इसमें क्या बताया गया है, ये जरूरी नहीं है कि जो मैन्युस्क्रिप्ट या बुक है वो हमेशा वो पर्सन के पास रहे जिसका आइडिया था, जरूरी नहीं है। जिसने उसको एक्सप्रेस किया उसका हक बनता है, उसका राइट बनता है कि उसके वर्क के अगेंस्ट वो राइट क्लेम करे, ना कि जिनका वो आइडिया है। By buying the book, he may have become the owner of it, but he is neither the copyright holder nor the original author. अभी मैंने एक बुक लिखा, मैंने उस बुक को किसी और को बेचा, पर उस बुक का ऑथर मैं ही रहूंगी और कोई नहीं रहेगा। उस बुक का ओरिजिनल ओनर, ओरिजिनल ऑथर विल बी आई एम, कॉपीराइट होल्डर भी मैं ही रहूंगी, कोई और जिसको बेचा है वो नहीं रहेगा। मोरल राइट्स विल बी विथ मी। ठीक है। जॉइंट ऑथरशिप, अब सोल का तो बात कर लिया, सोल ओनरशिप का तो बात कर लिया, अब जॉइंट ऑथरशिप क्या होता है? As defined by section 2Z of the relevant legislation, joint authorship refers to a work created by two or more authors
two or more writers in which the contribution of one author and are not separate from those of the other author or authors. To be considered a joint author, the writers must cooperate in putting the concept into practice as well as have a shared design and idea. A person cannot be regarded as a joint author if they have just suggested the concept or subject matter of the work. अब जॉइंट ऑथरशिप क्या होता है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2Z के अंदर, कॉपीराइट एक्ट के अंदर। अब वो क्या बताता है, वो क्या डिफाइन करता है कि जॉइंट ऑथरशिप क्या होता है। अगर मैंने और एक्स ने जॉइंटली एक बुक का जो सेंटेंसेस है, पैराग्राफ्स है, वो हमने मिलके फ्रेम किया है, तो हम दोनों जॉइंट ऑथरशिप है, हम दोनों जॉइंट ऑथरशिप के अंदर आते हैं। बट अगर एक्स ने मेरे को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया, सिर्फ आइडिया बताया और मैंने उसको एक्सप्रेस किया, तो आई एम द सोल ऑथर। हम दोनों जॉइंट ऑथरशिप में नहीं आएंगे क्योंकि उनका कोई क्या बोलते हैं उस चीज को, उनका कोई योगदान ही नहीं था उस चीज में। सिर्फ आइडिया देने से या कॉन्सेप्ट देने से कोई ऑथर नहीं बन जाता। उनको या तो फिर तुम्हारे पास उस बुक का या उस चीज का डिजाइन या आइडिया शेयर किया होना चाहिए, और आइडिया भी सिर्फ बोला हुआ नहीं, कुछ तो अपना एफर्ट दिखाना होगा ना, कि अगर मैंने बुक बनाया है तो 10 पेजेस तुमका आइडिया होगा, 10 पेजेस मेरा आइडिया होगा, हमने मिलके वो चीज बनाया हो तो जॉइंट ऑथरशिप में आता है। या बिना आइडिया बता दिया और तुम चले गए, मैं बैठ के बुक बना रही हूँ, वो बात नहीं हुआ, तो वो जॉइंट ऑथरशिप नहीं हुआ, वो तो मेरा ही फिर सोल ओनरशिप हुआ ना। तो ये होता है जॉइंट ऑथरशिप। दोनों पार्ट, दो या दो से जितने भी ज्यादा पार्टीज हैं, जितने भी राइटर्स हैं, उनका जॉइंटली कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ठीक है। Furthermore, the court held that the infringement was intentional and deliberate. In light of these facts, the court should be more generous in providing protection in these situations than it would normally be. अब इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि इस इन फैक्ट में पता चल रहा है कि इंटेंशनली ये क्राइम, ये ऑफेंस कमिट हुआ है, ये इन्फ्रिंजमेंट कमिट हुआ है। तो कोर्ट ने भी यही बोला कि अब जेनरस प्रोटेक्शन देना पड़ेगा उनको, उनको प्रोटेक्शन तो देना पड़ेगा प्लेंटिफ को। और उनने फाइन लगाया 20,000 रुपीज का। डिफेंडेंट ने 20,000 रुपीज का फाइन दिया प्लेंटिफ को। ठीक है। इस केस में ये हुआ था कि तुमने जानबूझ के इंटेंशनली इन्फ्रिंज किया है उनके राइट्स के साथ, तो फिर तुम्हें फाइन देना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट हम आएंगे फोर्थ प्रोविजन, सेक्शन 22 से लेके 29 तक, जो बात करता है टर्म ऑफ कॉपीराइट। The statute of limitations was 50 years from the author's passing after the passing of the Copyright Amendment Act 1992, but now it is after the author passed away 60 years. पहले कैसे था, 50 years के बाद, डेथ ऑथर के पास होने के बाद 50 इयर्स तक था लिमिटेशन कॉपीराइट का। अभी वो 60 इयर्स कर दिया गया है आफ्टर द अमेंडमेंट। However, as the writers of cinematographic films, recordings, pictures, etc., typically corporates, organizations, or companies rather than individuals, this 60-year rule does not apply to them. अब ये जो लिटरल वर्क में होता है वो सेम सिनेमेटोग्राफ फिल्म से होना जरूरी नहीं है, या रिकॉर्डिंग्स में होना जरूरी नहीं है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं था इस कैटेगरी में। It should be mentioned that the work reaches public domain after the term of protection expires. अब ये मेक श्योर करना जरूरी था कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द लिमिट टाइम पीरियड, वो जरूरी था कि वो वर्क पीपल के पास, लोगों के पास पहुंचे, पब्लिक डोमेन के पास वो पहुंचे। ठीक है। सच ओपन वर्क्स आर accessible to everyone. However, a work that has been modified from
an open work gets granted a new copyright as soon as it is completed and is considered a new work. Only published works are covered by the copyright limited period. Therefore, copyright would exist in unpublished literary, dramatic, etc. works for an indefinite period of time. Even though the work has not yet been published, it is protected by copyright from the moment it is made. अब इसमें क्या बताया गया, पहले 50 years का टाइम लिमिट था, अभी 60 years का कर दिया आफ्टर द अमेंडमेंट. अब इसकी मोटिव क्या है कि आफ्टर द लिमिट ऑल्सो पब्लिक डोमेन के पास काम ये वर्क पहुंचे ताकि वो एसेस कर पाए. ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द प्रोटेक्शन. फिर ये बताया गया कि अगर कोई काम पब्लिश भी नहीं है तो भी वो प्रोटेक्ट किया जाएगा कॉपीराइट एक्ट में. ठीक है, पब्लिश किया गया है तो टाइम लिमिट तक वो प्रोटेक्ट किया ही जाएगा, अगर पब्लिश भी नहीं है तो भी वो प्रोटेक्ट किया जाएगा. देयर इज अ टाइम लिमिट फॉर दैट ऑल्सो. नेक्स्ट आता है सेक्शन 30, लाइसेंसेस बाय ओनर्स ऑफ कॉपीराइट. A license is a legal authority for a conduct that, in the absence of such authorization, would be deemed illegal and an infringement. The only person with the authority to give a license for a work of his is the author or the owner of the copyright. इसमें बताया गया है कि लाइसेंस कौन दे सकता है और किसको दे सकता है करके. लाइसेंस वही जो ओरिजिनल ओनर ऑफ द वर्क है. ओरिजिनल ओनर ही वो किसी और को ऑथराइज कर सकता है या लाइसेंस दे सकता है किसी और को अपने वर्क के लिए. ठीक है, और कोई नहीं लाइसेंस दे सकता. ईदर एन एक्सक्लूसिव और नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस इज पॉसिबल. द डेफिनेशन ऑफ एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 2J of the Act. It means that any right included in the copyright of the work is granted to the licensee and those authorized by him. Exclusive right मतलब ओरिजिनल ओनर लाइसेंस देता है द पर्सन. ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 51. 6 प्रोविजन है ये. इन्फ्रिंजमेंट इन कॉपीराइट. Unauthorized use of someone else copyrighted work is referred to as copyright infringement. अभी अनऑथराइज्ड यूज किया जा रहा है किसी और के वर्क और कॉपीराइटेड वर्क पे, तो वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहलाया जाएगा. इट इज देयरफॉर एन unauthorized use of another person's creative work that violates that person's rights to reproduce, distribution, performance, and exhibition, among other rights. Any action that only the copyright holder is permitted to take is carried out by someone else without that person's consent, unless he was unaware or had no cause to suspect that granting authorization would result in a copyright violation. A person authorizes the location to be used for the communication, sale, distribution, or display of an infringing work. Someone brings in copies of a work that are illegal. A person reproduces his work in any format without getting permission from the owner of the copyright. अब infringement of copyright का मतलब क्या है? अगर मेरा वर्क है, मेरा कॉपीराइटेड वर्क है, अब मेरे कंसर्न या मेरे परमिशन के बिना थर्ड पार्टी उसको यूज कर रहा है या फिर उसको रिप्रोड्यूस कर रहा है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन में कर रहा है या परफॉर्मेंस कर रहा है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ वर्क कॉपीराइट हो जाएगा मेरे कंसर्न के बिना, विदाउट द कंसर्न ऑफ ओरिजिनल ओनर ऑफ द वर्क. नेक्स्ट है 7th प्रोविजन, सेक्शन 55 of the Act, civil remedies for infringement of copyright. According to section 55(1) of the Copyright Act, the owner of the copyright has the right to an injunction as a remedy. The best available remedy for copyright infringement is an injunction. An injunction is a legal procedure used to stop someone who is endangering the legal rights of another person by restraining them from acting further or by directing them to return the situation to as it was before to the action. अब इसमें क्या बताया गया है
कि अब इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है कॉपीराइट का, तो सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी, दीज टू आर एक्सप्लेन इन सेक्शन 55 एंड 63। 55 में बताया गया है सिविल रेमेडी के बारे में। सिविल रेमेडी क्या होता है? सिविल रेमेडी में इंजंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इंजंक्शन इज द रेमेडी फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अब इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन का मतलब है अगर मेरा कोई कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो मैं स्टॉप कर सकती हूँ किसी थर्ड पर्सन को डूइंग समथिंग, और ये वो इन्फ्रिंजमेंट इंजंक्शन का ऑर्डर होगा तो ही मैं थर्ड पर्सन को स्टॉप कर सकती हूँ। ठीक है, तो सिविल रेमेडी वो कि किसी को किसी चीज को करने के लिए स्टॉप करना, या फिर उनको वही मतलब वो वर्क को पुराने कंडीशन में वापस लेके आने के लिए डायरेक्ट करना। ठीक है। The copyright holder is entitled to damages for copyright infringement according to section 55(1) of the Copyright Act. To put the copyright holder back in his former position is the goal to giving him damages. The amount of damages owed to the copyright holder depends upon a number of criteria. In most cases, the individual who secured this license from the copyright owners would have received an award for damages. अब इसमें क्या बताया गया है? अब इन्फ्रिंजमेंट हुआ कॉपीराइट का, सिविल रेमेडी है इंजंक्शन देना। अब इंजंक्शन के बाद क्या होता है कि कॉपीराइट होल्डर को डैमेजेस भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। अब डैमेजेस किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? डैमेजेस सेवरल क्राइटेरियाज में होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। ठीक है, और ये डैमेजेस किस बेसिस पे होता है कि ठीक है उनके रेपुटेशन को कुछ हावी पहुंचा, या लॉस हुआ है प्रॉफिट में, या फिर कोई सेल नहीं हो पाया है, डिक्लाइन हुआ है सेल में, ये सब देख के, ये सब कंसिडर करके डैमेजेस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो सिविल रेमेडीज में क्या रेमेडी है? इंजंक्शन और फिर डैमेजेस, और वो बताया गया है सेक्शन 55। अब बात करते हैं सेक्शन 63 के बारे में। 8th रेमेडी वो है क्रिमिनल रेमेडी फॉर infringement of copyright. If there is any copyright violation, criminal remedies are available under Section 63 of the Copyright Act. As to Section 63 of the Act, an individual found guilty of intentionally breaching or contributing to the breach of a work's copyright shall face a minimum term of 6 months in imprisonment and a minimum fine of 50,000 rupees. पहले क्रिमिनल सिविल रेमेडी में क्या था? इंजंक्शन था। इसमें अगर वो पार्टी को गिल्टी हो रहा है, ठीक है, अगर जिस व्यक्ति ने इन्फ्रिंजमेंट किया है, जिसने ब्रीच किया है कॉपीराइट को, और उसको गिल्टी है, इफ ही इज फाउंड गिल्टी, देन मिनिमम टर्म ऑफ 6 मंथ्स होगा, 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट होगा उनका, एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ 50,000 फाइन। ठीक है, because of the widespread copyright infringement, a person found guilty under Section 63A a second time suffers an extra sentence of not less than 1 year in imprisonment and a fine of not less than 1 lakh rupees. A person who knowingly utilizes an unauthorized copy of computer software on a computer faces a minimum 7-day prison term and a fine of at least 50,000 rupees. तो क्या बताया सिविल रेमेडीज में? अगर द इंडिविजुअल इज गिल्टी, फाउंड गिल्टी, देन उसको 6 months इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है एंड 50,000 फाइन दिया जाता है, विच इज मिनिमम अमाउंट। ओके,
विच इज अ मिनिमम टर्म ऑफ 6 months एंड मिनिमम फाइन ऑफ 50,000। और अगर वो पर्सन फिर से इन्फ्रिंज कर रहा है अंडर 63A, सेकेंड टाइम भी वो इन्फ्रिंज कर रहा है, तो 1 लाख का फाइन मिनिमम एंड लेस देन नॉट लेस देन 1 लाख होगा एंड नॉट लेस देन 1 year 1 year इम्प्रिजनमेंट। 1 साल से ज्यादा इम्प्रिजनमेंट होगा एंड 1 लाख से ज्यादा फाइन होगा। ठीक है। और अगर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई अनऑथराइज्ड कॉपी करता है तो उसका इम्प्रिजनमेंट है 7 days एंड फाइन है 50,000। ठीक है। ये बात करते हैं सेक्शन 55 एंड 63 सिविल रेमेडीज एंड क्रिमिनल रेमेडीज। अब आते कंक्लूजन में। Since copyright law enhance a nation's national cultural legacy, they are seen as crucial roles of protection. However, the quality of intellectual creations, that is, their renown, automatically increases with the amount of protection accorded to literary, theatrical, musical, and artistic activity in any given nation. Therefore, in the end, it can be stated that the basic requirements for social, culture, and economic growth are as follows. तो इसमें क्या बताया है कि कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है सोसाइटी का, इसलिए क्योंकि अगर प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो न्यू जनरेशन जो जनरेशन आ रहे हैं उनकी टैलेंट्स नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि उनके वर्क पे अगर प्रोटेक्शन या फिर लॉ नहीं है, प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है लॉ, तो वो नहीं बनाएंगे। ठीक है। तो क्रिएटिविटी इज द प्रोग्रेस, इज द फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रेस, जो रहना चाहिए। और अगर उसको प्रोटेक्शन मिल रहा है तो उन लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, एनकरेजमेंट मिलेगा कि हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे मेरे वर्क के साथ कुछ गलत हुआ, किसी ने मिसयूज किया, तो मेरे को प्रोटेक्शन मिलेगा कॉपीराइट एक्ट के अंदर। तो मैं और क्रिएटिविटी दिखा सकती हूँ। मैं नोवेल बना सकती हूँ, बुक्स बना सकती हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि अगर कुछ इन्फ्रिंजमेंट हुआ तो लॉ है ही सही। ठीक है। तो ये हो बता दिया गया है आज कि कॉपीराइट होता क्या है, कॉपीराइट एक्ट के बारे में, कॉपीराइट एक्ट 1957 के बारे में, उससे पहले क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे लॉ आने से पहले इंडिया में, फिर लॉ आने के बाद क्या क्या ये चेंजेस हुए, फिर क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। आई होप सबको समझ में आया। थैंक यू सो मच।